Hi, Namaste dosto. You are with Professor Himal Daftari and today we are going to start on with a very important session. आज हम इसलिए मिले हैं कि अभी का जो लेटेस्ट सीए फाउंडेशन का जो इंस्टीट्यूट का पेपर था उसका डिस्कशन करना है फॉर द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स. Hence, this video turns out to be very important for you. यहां पे हम वही सारे क्वेश्चंस जो है डिस्कस करने वाले हैं जो सीए फाउंडेशन एग्जाम के जो अभी लेटेस्ट एग्जाम था उसके पूरे क्वेश्चंस डिस्कस होंगे. तो अगर आप लोग तैयार है, लेट अस गो ऑन विद द सम्स बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स. अभी यहां पे जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन आपके सामने है उसमें हमने क्या कर दिया है, फर्स्ट 1 से लेके 40 एमसीक्यूज जो है वो मैथ्स के है. 41 से 60 एमसीक्यूज जो है वो एलआर के है. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन राइट फ्रॉम 60 फर्स्ट एमसीक्यू. तैयार है? लेट अस कम ऑन टू 60 फर्स्ट एमसीक्यू ऑफ दिस पीडीएफ. मैं सीधा 61 पे आता हूं. अभी यहां से लेके 100 तक सारे एमसीक्यूज आर इन कॉन्टेक्स्ट विथ स्टैटिस्टिक्स. तैयार है? तो लेट अस गो ऑन विद द डिस्कशन. सबसे पहला एमसीक्यू है, the mode of a continuous frequency distribution can be determined graphically. अगर मोड आया that means graphically it is determined with the help of histogram. हिस्टोग्राम का ही दूसरा नाम एरिया डायग्राम. So by using histogram, this is the correct answer. Histogram. Frequency density corresponding to a class interval for a continuous frequency distribution is the ratio of, frequency density is the ratio of class frequency to class length. class frequency to class length. याद रखना है, frequency density is class frequency to class length. Hence option B is the correct answer. The curve obtained by joining the points whose x coordinate are the upper limit of the class interval and y coordinate are the corresponding cumulative frequency. जैसे ही वर्ड cumulative frequency आया, that means the curve is ogive. ogive कर्व का बात हो रहा है. यहां पे अपर लिमिट दिया हुआ है, अपर लिमिट दिया हुआ. सपोज अगर एग्जाम में तुमको ऑप्शन में लेस देन ओजाइव या मोर देन ओजाइव, ये बाइफर्केशन आया. ऑप्शन में समझो लेस देन ओजाइव, मोर देन ओजाइव आया. तो अगर अपर लिमिट है देन इट हैज टू बी लेस देन ओजाइव, और मोर देन ओजाइव होगा तो हमेशा लोअर लिमिट रहेगा. ये ध्यान में रखो. फिलहाल यहां पे योर आंसर इज ओजाइव, खाली ओजाइव बोला है तो दैट मीन्स दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. सही. The following data relates to the wages of a group of workers. Wages are given, number of workers are given. लेकिन तुम लोग डेटा अगर ध्यान से देखेगा तो बिलो 100 दिया है, बिलो 100, बिलो 200, बिलो 300, बिलो 400. मतलब ये जो डेटा है वो लेस देन टाइप डेटा है, और तुम फ्रीक्वेंसी भी देखेगा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में. मतलब ये फ्रीक्वेंसी एक्चुअली क्या है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है. तुमको क्या करना है, हाउ मेनी वर्कर्स गॉट वेजेस मोर देन 300. भाई मोर देन 300 वाले कितने हैं, तो यहां पे तुम्हारा फोकस होना चाहिए, यहां पे और यहां पे.
बिलो 400 90 है, 90 इज योर समेशन है, 90 इज द टोटल फ्रीक्वेंसी। उसमें से बिलो 300 अगर 65 है तो अबाउ 300 कितने हुए, टोटल 90 है, उसमें से बिलो 300 65 है, सो 90 माइनस 65, 25 वर्कर्स आर अबाउ 300, खत्म। शॉर्टकट यूज करना है सीधा सीधा। द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी सेज दैट, जब भी चार लॉ आ गया ऑफ सैंपल सर्वे, चार लॉ, तो कौन सा चार लॉ है याद करते हैं। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी, ये चार लॉ है। उसमें से लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या कहता है कि अगर रीजनेबली लार्ज साइज ऑफ सैंपल लिया तो वो जो सैंपल साइज है वो ऑन एन एवरेज पॉपुलेशन के बारे में जानकारी देगा ही, ऑन एन एवरेज पॉपुलेशन के बारे में जानकारी देगा ही। सो ऑन एन एवरेज इज द कीवर्ड for law of statistical regularity. So on an average is the word here, on an average. So a large sample drawn from a random population would possess characteristics of the population on an average. This is the keyword. तो जब भी law of statistical regularity आए, ये keyword को दिमाग में रखो. Option C is the correct answer. A population comprises of 5 members. So population size n is 5. N is 5. A number of possible sample of size 2. Sample size 2. Sample size 2. Then that can be drawn with replacement. This is most critical, with replacement. That means dear students, यहाँ पे simple random sampling with replacement आया। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग अगर विथ रिप्लेसमेंट है तो फिर आपको n raised to n is the total number of sample size that can be drawn. So which is equal to 5 raised to 2. Your answer is 25. Your answer is 25. So according to that, option D is the correct answer. Option D is the correct answer. Clear है? अगर समझो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट होता विदाउट रिप्लेसमेंट अगर होता तो तुम्हारा सैंपल साइज ड्रॉन NCN हो जाएगा, NCN, दैट इज इक्वल टू 5C2। 5C2 को कैसे सॉल्व करेंगे, इट इज 5 into 4, 2 नंबर पीछे, डिवाइडेड बाई 2 into 1, दैट गोज 10, दैट गोज 10। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो आंसर 10 है, विथ रिप्लेसमेंट है तो आंसर 25 है। आर यू ऑल क्लियर? Which of the following statement about simple random sampling is not true? कौन सा वाला गलत है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, यहां पे तुमको टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग का थियरी बराबर आना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं, simple random sampling ensures that each unit in the population has equal chance of being selected. सबसे पहला थियरी का पॉइंट है कि it is a probabilistic sampling, and when it is probabilistic, each unit have equal chance of being selected as a part of the sampling. Correct है, this one is correct. In a simple random sampling with replacement, each selected unit with replacement अगर है, each selected unit is replaced to the population before the next unit. With replacement है, मैंने एक यूनिट निकाला, उसको नोट डाउन कर दिया, वापस अंदर डाला, फिर दूसरा निकाला, तो यहाँ पे वही बोला गया है कि selected unit is replaced to the population before the next unit is drawn. ये भी करेक्ट है। Simple random sampling is highly effective when the population is very large and heterogeneous. Now here there is a question mark. Simple random sampling is suitable when the population is not very large, not much heterogeneous.
पॉपुलेशन इज नॉट डाइवर्सिफाइड, सिमिलर पॉपुलेशन में ही सिंपल रैंडम सैंपलिंग सूटेबल है, सिमिलर होमोजीनियस पॉपुलेशन। तो यहां पे हेट्रोजीनियस दिया है, वेरी लार्ज दिया है, दिस इज कॉन्ट्रेडिक्टरी। चौथा भी पढ़ लेते हैं। इन अ सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट अ यूनिट इज सिलेक्टेड, इट विल नेवर बी सिलेक्टेड। ऑब्वियसली ये विथ रिप्लेसमेंट आया, ये विदाउट रिप्लेसमेंट आया तो सिलेक्शन प्रोसेस आ गया। मतलब एक यूनिट निकाला है, जब वो रिप्लेस ही नहीं कर रहे वो वापस आएगा कैसे? सो ये भी करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सही। आ जाओ नेक्स्ट। A frequency curve which starts with a minimum frequency and then gradually reaches its maximum frequency at the other extremity is known as, चलो समझते ये क्या कहना क्या चाहते हैं। एक ऐसा फ्रीक्वेंसी कर्व, एक ऐसा फ्रीक्वेंसी कर्व, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जो तुम्हारे मिनिमम से चालू हो रहा है एंड ग्रेजुअली रीचेस इट्स एक्सट्रीमिटी। मिनिमम से चालू हो रहा है, ग्रेजुअली रीचेस इट्स एक्सट्रीमिटीज, with a minimum frequency and then gradually reaches its maximum frequency at the other extremity is known as। वेल डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे तुम लोग देखिएगा तो मिनिमम से चालू किया, मैक्सिमम पे पहुंचा। ये जो कर्व है अदर एक्सट्रीमिटी पे मैक्सिमम पे पहुंच गया। ये जो कर्व है कौन सा बना? तो जे शेप्ड कर्व बना, जे शेप्ड कर्व बना। सही है, मिनिमम से चालू मैक्सिमम पे पहुंच गया। In tabulation, source of the data, if any, is shown in, या तो वो सोर्स नोट रहेगा, सोर्स नोट रहेगा, या तो वो फुट नोट रहेगा। फुट नोट या सोर्स नोट में ये टेबल में डेटा कहां से उठाया गया है उसका इंफॉर्मेशन रहेगा। इट माइट बी फ्रॉम एनी बुक, तो वो बुक का नाम रहेगा। इट माइट बी फ्रॉम एनी वेबसाइट, तो वो वेबसाइट का लिंक रहेगा। या कहीं पे गवर्नमेंट का वेबसाइट से उठाया गया है तो उसका इंफॉर्मेशन रहेगा। सो सोर्स नोट, फुट नोट में सोर्स ऑफ द डेटा इज रिटन। A helicopter flies from A to B at a rate of 500 kilometers per hour and comes back at the rate of 700 kilometers per hour. Then the average speed is, now an helicopter is traveling A to B at the speed of 500 kilometers per hour and B to A comes back at 700 kilometers per hour। सही है। अभी यहां पे तुम लोग देखिएगा तो A to B, B to A डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस सेम है, कांस्टेंट है। और जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड ढूंढने के लिए HM, हार्मोनिक मीन, इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज। HM इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज। अभी यहां पे दो स्पीड दिया है, सो 2/1/500 प्लस 1/700 हार्मोनिक मीन। It is the reciprocal of arithmetic mean of reciprocal of observations. So this is equal to, ये सीधा का सीधा तुम लोग कैल्सी पे सॉल्व कर सकता है। ये कैल्सी आ गया, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं हम लोग। 1/500 m प्लस 1/700 m प्लस 2/MRC equals 583.33 583.33 kilometers per hour। Well, dear students, according to that, option B is the most appropriate answer. Option B. Sahi? 71. If the arithmetic mean and the geometric mean for two numbers are 6.5 and 6 respectively, then the two numbers are,
अभी यहाँ पे तुम ए और बी लेके सॉल्व कर सकते हैं, बट एडवाइजेबल है कि ऑप्शन मेथड जाएंगे तो काम थोड़ा जल्दी होएगा। अभी यहाँ पे अरिथमेटिक मीन इज 6.5 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 6। ये दो इंफॉर्मेशन दिया है। सबसे पहला ऑप्शन जो है ऑप्शन ए, वो दो नंबर बोला गया है 6 और 7 है, तो 6 एंड 7 इसका मैं सबसे पहले अरिथमेटिक मीन निकालता हूं। तो 6 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 इट इज 6.5। अपने वाले अरिथमेटिक मीन 6.5 से ये 6.5 टैली हो रहा है। तो अभी तक अरिथमेटिक मीन तो बैठ रहा है। चलो ज्योमेट्रिक मीन चेक करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है? इट इज द nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स। तो यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू 7, 6 इंटू 7 दो नंबर का स्क्वायर रूट, सो इट इज 42। 42 इज नॉट इक्वल टू 6। GM 6 दिया गया है, बट 42 का रूट निकाला तो वो 6 नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन ए डिस्कार्ड। मैं जाता हूं ऑप्शन बी पे, 9 एंड 4। 9 एंड 4, अभी ये दोनों का हम AM GM निकालते हैं, अरिथमेटिक मीन। सो 9 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 6.5। ये अपने वाले अरिथमेटिक मीन के साथ तो टैली हो रहा है, सही। GM चेक करते हैं। GM इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 4, दैट इज रूट ऑफ 36, इट इज 6। ये अपने वाले GM के साथ भी टैली हो गया। मतलब जब AM GM दोनों टैली हो गया अपने वाले क्वेश्चन के साथ, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सही है डियर स्टूडेंट्स, आई होप एवरीबडी इज कंफर्टेबल। Which of the following is not a method of dispersion? इसमें से डिस्पर्शन कौन सा नहीं है? तो याद करते हैं डिस्पर्शन क्या था। डिस्पर्शन इज स्प्रेड और स्कैटरनेस, ब्रॉडली बाइफरकेटेड इनटू टू टाइप्स, एब्सोल्यूट मेजर, रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट में हमने 4 पढ़ा, चलो याद करते हैं। एब्सोल्यूट में 4, रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन। रेंज, क्वार्टाइल, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन। यहां पे कॉन्करेंट डिविएशन मेथड बोल दिया है, ये तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने का मेथड है। सो हेंस ऑप्शन डी इज नॉट द मेथड ऑफ डिस्पर्शन। सही। फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इफ n is 14 and summation fx is 280। स्टैंडर्ड डिविएशन 3 दे दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बढ़िया समय। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन निकाल लेंगे। मीन इज समेशन fx अपॉन समेशन f, विच इज समेशन fx अपॉन n भी बोल सकते हैं, बिकॉज टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज कैपिटल N। इट इज गिवन बाय 280 डिवाइड बाय 14। ये वैल्यू दिया है fx का 280, n का वैल्यू 14। तो सबसे पहले x बार निकाल लो, 280 बाई 14 इट इज 20। सो योर मीन इज इक्वल टू 20। मीन 20 आ गया। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज गिवन बाय स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन इनटू 100। सम में स्टैंडर्ड डिविएशन 3 दिया है, सम में स्टैंडर्ड डिविएशन 3 दिया गया है, डिवाइडेड बाय मीन, मीन इज 20 into 100, that gives us 15. Your coefficient of variation is 15. Option B is the most appropriate answer. Option B. सही है। Now, the monthly profit or loss for 6 months of a firm is as under. Months are given. Profit loss in rupees is given. The coefficient of range पूछा है, coefficient of range of the about it। पहले तो coefficient of range का फॉर्मूला याद करते हैं।
coefficient of range is the largest observation minus smallest observation upon largest plus smallest into 100। यहां पे तुम लोग दिखेगा तो ये सब में लार्जेस्ट है 2000 एंड स्मॉलेस्ट है -400। लेट अस सब्स्टिट्यूट 2000 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 2000 प्लस -400 इंटू 100। ये हो जाएगा 2400 by 1600 into 100, that gives us 2400 divide 1600 into 100, 150. So 150 is your coefficient of range, 150. Option B is the correct answer, 150. This is the calculation pura. Largest minus smallest upon largest plus smallest into 100. Clear, guys? Which of the following is an absolute measure of dispersion for open end? जैसे ही open end आया, open end, तो 4 डिस्पर्शन जो है आपके पास, 4 डिस्पर्शन है, रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन। उसमें ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आया तो मोस्ट एप्रोप्रिएट है क्वार्टाइल डिविएशन। इसका मतलब क्या हुआ एक्चुअली कि बाकी के तीनों तीन तो कैलकुलेट ही नहीं हो सकते ओपन एंड में। ओपन एंड में क्वार्टाइल अकेला है जो सेटिस्फाई करता है। If the mean of the following frequency distribution is 2.6, then the value of y is, मीन दे दिया है, x बार दे दिया है। याद करते हैं x बार मीन का फार्मूला, x बार इज समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल कर देते हैं। 8 प्लस 10, 18 प्लस 2 20 प्लस 4 24, मतलब समेशन ऑफ एफ इज 24 प्लस वाई, 24 प्लस वाई। एफ एक्स मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। कैल्सी तैयार करो। ये हम क्या करते हैं, कैल्सी को इधर ले लेते हैं, कैल्सी को इधर ले लेते हैं, मेमोरी क्लियर कर देते हैं। ठीक है, नाउ 1 इंटू 8, 1 इंटू 8 m plus 2 into 10 m plus 4 into 2 m plus and 5 into 4 m plus। मेमोरी रिकॉल 56, मतलब ये सब का प्रोडक्ट 56 है, लेकिन और एक प्रोडक्ट रह गया है 3 इंटू वाई, 3y। तो तुम्हारा न्यूमरेटर आएगा 56 प्लस 3y। इसका वैल्यू जो है 2.6, अरिथमेटिक मीन 2.6, ये रेडिली अवेलेबल है। सो 2.6। चलो ठीक है, ये गया ये बाजू। सो 56 प्लस 3y इज इक्वल टू 2.6 into 24, 62.4 plus 2.6y, 3y minus 2.6y is equal to 62.4 minus 56। अरेंज कर दिया। 0.4 y is equal to 62.4 minus 56, ये आ जाएगा 6.4। सो y is equal to 6.4 डिवाइड बाय 6.4,
divide by 0.4. 16. Y is equal to 16. So the missing frequency is 16. According to that, option A is the correct answer. 16. Y is 16. Clear है guys? बढ़िया सम. ये पूरा वर्किंग देख लो, ध्यान से समझो. पेपर डिस्कशन है, सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ हम जो टाइम दे रहे हैं ये आपको प्रॉपरली समझने का ऑप्शन है, राइट? एग्जाम में तो आपको आपका स्पीड मेंटेन करना है. Which one of the following measure of central tendency is based on only 50% of the central value? Central tendency. 50% of the central value, it has to be median. Central tendency, 5 central tendency, AM, GM, HM, arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, median and mode. 5 central tendency, 4 dispersion, 5 central tendency, 4 dispersion. The arithmetic mean and the mode of the data is 32, 26 respectively. Median is. यहाँ पे dear students, you are supposed to use the empirical relationship for a moderately skewed distribution. Mean, median, mode, ये तीनों के बीच में का क्या relationship है वो आपको यहाँ पे use करना है. Mean 32 दिया है, mode 26 दिया है. Mean 32, mode 26, मीडियन ढूंढने को बोला है. मीडियन ढूंढने को बराबर. नाउ मीन माइनस मोड इज थ्राइस. ये फॉर्मूला दिमाग में रजिस्टर्ड. मीन माइनस मोड इज थ्राइस. मीन माइनस मीडियन. नाउ मीन 32 minus 26 is a thrice 32 minus median. So 32 minus 26 is a 6. Is a thrice 32 minus median. यहां से 3 यहां से 6 गया, 2 बचेगा. So median is equal to 32 minus 2, that is 30. Your median is a 30. That means option A is the correct answer. Median is 30. $79. Find out the mode of the following data. याद करते हैं mode होता क्या है. Mode is the value which occurs maximum. ऐसा वाला वैल्यू जिसका अकरेंस सबसे ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है जिसका, वो मोड है. यहां पे तुम लोग देखेगा तो 125 एक बार, 2 बार, 3 बार. 125 is the number which is repeated 3 times, which is maximum. Hence 125 becomes your mode. Mode is 125. 2 dice are thrown simultaneously. Find the probability sum of the digits on the 2 die would be 8 or more. Well dear students, इसका जब अपना क्लासरूम डिस्कशन हो रहा था तभी इसका एक शॉर्टकट दिया था. सम ऑफ द डिजिट्स, इसका एक शॉर्टकट दिया था. पहले वो शॉर्टकट याद करते हैं. ये वाला सम आप तुरंत सॉल्व कर लेगा फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड्स में. देखते हैं, पहले वो शॉर्टकट याद करते हैं, राइट? अपना यहाँ पे काम है पूरा का पूरा अच्छी तरह रिवाइज भी हो जाए. सम व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड, number of times appearing. See, when 2 dice are rolled, दोनों के ऊपर छोटे से छोटा नंबर 1 1 है. दोनों को ऐड किया 1 + 1 तो 2. दोनों के ऊपर बड़े से बड़ा नंबर 6 6 है, ऐड किया 12. तो when 2 dice are rolled, दोनों के ऊपर का नंबर जो है मिनिमम 2, मैक्सिमम 12. तो 2 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12.
तो ये जो टोटल है वो 2 से लेके 12 तक ही जाएगा। 2 दाई फेंका, मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 12 है, सो 2 और 12 के बीच में ही रहेगा। अभी यहां पे तुम लोग देखिएगा, ये जो 7 है, 7 ये पिवोटल रोल प्ले कर रहा है, मिडल मोस्ट पोजीशन पे। 7 व्हेन 2 डाइस आर रोल, दोनों के ऊपर का टोटल 7। ऐसे कितने अलग अलग तरीके हैं जिसमें टोटल 7 आएगा? तो ऐसे 6 तरीके, ये याद रखना है। 7 टोटल 7 अपीयर 6 टाइम्स। अभी क्या? तो नाउ रिमेंबर द सीक्वेंस, दोनों बाजू 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। इसका तुम टोटल करेगा, ये अपने आप 36 आ जाएगा, अपने आप 36 आ जाएगा। अभी तुमको क्या छोटी छोटी चीजें याद रखनी है? एक तो 7 का टोटल 6 बार आता है, टोटल है 7। 7 के पहले 15 है टोटल, 7 के बाद भी 15 है। अभी अपना वाला जो क्वेश्चन है, अपना वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है? सम ऑफ द 2 डाइज इज 8 और मोर। तो 8 और मोर, 8 और मोर टोटल 8 या 8 से ज्यादा, ऐसे कितने अलग अलग तरीके हैं? तो ऐसे 15 तरीके आउट ऑफ 36, 15 out of 36. That means, dear students, 15 by 36, which gives us 5 by 12. 5 by 12 is your required probability. 5 by 12. यहाँ पे A, B, C and D. Option D is the correct answer. Option D is the correct answer. ये यहाँ पे एक दो MCQ में A, B, C, D. या और यहाँ पे A, B, C and D। ठीक है, चलो। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A number is selected from the first 20 natural numbers. Find the probability that it would be divisible by 3 or 7. जब भी ये वर्ड और आ जाए, और मतलब तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए एडिशन थियरम। एडिशन थियरम और रिप्रेजेंट, और आए या एटलीस्ट वन, ये दो इंडिकेशन याद रखो, और या एटलीस्ट वन, दिस इज द इंडिकेशन जहां पे तुमको एडिशन थियरम यूज करना है। ठीक है, चलो। अभी 20 नेचुरल नंबर्स है, 3 और 7, 20 नेचुरल नंबर्स है। सो टोटल सैंपल स्पेस 20 है। उसमें इवेंट ए जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है। तो 20 में मल्टीपल ऑफ 3 वाले कौन से है? तो 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18, ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 3 है। बी जो रिप्रेजेंट करता है वो मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7। तो बी क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा? 7, 14, बस उसके बाद तो 21, 20 के ऊपर निकल गया। तो यहां पे तुम्हारा आंसर आएगा 6 by 20 एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और यहां पे तुम्हारा आंसर आएगा 2 by 20 एज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिंस और है, और एडिशन थियरम के लिए तुमको इंटरसेक्शन का जरूरत पड़ेगा, चेक कर लेने का कि ए इंटरसेक्शन बी, दोनों सेट में एक भी कॉमन एलिमेंट है क्या? तो आंसर है नो, एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। सो ए इंटरसेक्शन बी विल बी अ नल सेट, एम्प्टी सेट, and hence probability of A intersection B is 0. और जब भी इंटरसेक्शन 0, that means events A and B are mutually exclusive। यहां पे तुम्हारा एडिशन थियरम का फॉर्मूला A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस A इंटरसेक्शन B नहीं आएगा, बिकॉज इसका प्रोबेबिलिटी 0 है, ये तो निकल ही जाएगा। सो दैट मीन्स नाउ 6 by 20
plus 2 by 20 minus 0 is 8 by 20. Yes, dear students, it is 2 by 5. 8 by 20 या 2 by 5. Option D is the correct answer. 8 by 20. सही. ये नेक्स्ट वाला जो सम है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ये टाइम पूछ लिया है. इंस्टीट्यूट है, माई बाप है, कुछ भी पूछ सकता है. सो यहाँ पे ये वाला सम जो है ये अनएक्सपेक्टेड था. लकीली आपके जब थियरी नोट्स में आपको यूनियन का फार्मूला दिया था तभी ए यूनियन बी यूनियन सी इसका भी फार्मूला आपको थियरी नोट्स में दे दिया था. और इसके कारण जो बच्चों ने वो फार्मूला पढ़ के गए थे वो ये सम अटेम्प्ट कर पाएंगे. 3 का यूनियन अनएक्सपेक्टेड था, आज तक तो नहीं आया था, पर ये साल पूछ लिया, मतलब इंस्टीट्यूट माय बाप. A father has 3 sons, namely Kailash, Harish, Prakash. All are above 65 years in age. Prakash happens to be the eldest while Kailash as youngest. ठीक है. As per the health history, it is estimated that the probability that Kailash survive another 5 years is 4 by 5. इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर डालेंगे. Harish survives for another 5 years is 3 by 5. Prakash 1 by 2. ठीक है. The probability that Kailash and Harish survive for another 5 years is 0.46. Harish and Prakash for another 5 years is 0.32. Kailash and Prakash for another 5 years is 0.48. मतलब दो का इंटरसेक्शन भी दे दिया है. The probability that all 3 sons survive for another 5 years is 0.26. ये भी दे दिया है. तीनों का इंटरसेक्शन भी दे दिया, all 3. ढूंढना क्या है? What shall be the probability that at least one? This is the question. This is the question. At least one. At least one आया मतलब एडिशन थियरम, लेकिन 3 का एडिशन थियरम, 3 का. Survive for another 5 years. याद करते हैं फॉर्मूला. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी. चलो आप लोग भी मेरे साथ बोलते जाना. पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी. अभी माइनस, करेक्ट, माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए. ये दो का इंटरसेक्शन माइनस प्लस प्लस तीनों का इंटरसेक्शन ऐड, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. तो ये जो यूनियन है, ये जो यूनियन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एटलीस्ट वन. एटलीस्ट वन. एटलीस्ट वन. यूनियन क्या रिप्रेजेंट करता है? एटलीस्ट वन विल सर्वाइव. तो इसको याद रखने के लिए ए प्लस बी प्लस सी इंडिविजुअल ऐड, दो का इंटरसेक्शन माइनस, तीनों का इंटरसेक्शन ऐड, ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड, याद रखना इस हिसाब से. चलो अभी सबसे पहला कैलाश 4 by 5. 4 डिवाइड बाई 5 इज 0.8. तो कैलाश का 0.8 है प्लस. दूसरा है हरीश. हरीश का प्रोबेबिलिटी सर्वाइवल 3 by 5 है 0.6. हरीश 0.6 माइनस प्लस. तीसरा है प्रकाश. प्रकाश का प्रोबेबिलिटी है 1 by 2 0.5. ठीक है, माइनस. अभी दो का इंटरसेक्शन है. कैलाश एंड हरीश फॉर अनदर 5 years is 0.46 माइनस 0.46 माइनस. Prakash and Harish for another 5 years is 0.32. So 0.32 minus. Kailash and Prakash for another 5 years is 0.48. 0.48. ये दो का इंटरसेक्शन भी दे दिया.
and all three will survive for another 5 years is 0.26. So all three plus 0.26. This is equal to, चलो देखते हैं, कैल्सी तैयार, कैल्सी क्लियर, 0.8 plus 0.6 plus 0.5 minus 0.46 minus 0.32 minus 0.48 plus 0.26, that is 0.9. 0.9 is your correct answer, 0.9, and hence 9 by 10. 9 by 10 is your correct answer, 0.9. बढ़िया सम, बढ़िया है सम, बहुत ही इजी, फार्मूला बेस है, लेकिन एग्जाम के टाइम पे क्लिक होना जरूरी है। अच्छा हुआ अपना डिस्कशन ये सम का हो गया। आगे बढ़ते हैं। In a class there are 15 boys and 10 girls. 3 students are selected at random. Find the probability that 1 girl and 2 boys are selected. ठीक है। There are 15 boys, 10 girls. 3 students are selected. 15 boys. 15 boys plus 10 girls. So total there are 25 students. 25 स्टूडेंट्स में से 3 का सिलेक्शन, तो योर सैंपल स्पेस इज 25C3। सिलेक्शन प्रोसेस है, कॉम्बिनेशन यूज करना है, 25C3। ठीक है। नाउ अपने को क्या प्रोबेबिलिटी बोला है, 1 गर्ल एंड 2 बॉय होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल एंड 2 बॉयज इज, गर्ल्स है 10, उसमें से एक आनी चाहिए, 10C1, एंड इज मल्टीप्लीकेशन। बॉयज है 15, उसमें से 2 आने चाहिए, 15C2, वेयर एज सैंपल स्पेस इज 25C3। दिस इज योर प्रोबेबिलिटी। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज 10 इंटू 15 इंटू 14 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, 15C2 है, सो 2 नंबर पीछे, 25, 24, 23, 3 नंबर 25C3 डिवाइड बाई 3, 2, 1, 3, 2, 1. Here it is 2, 7, 3, 2, 6, 6, 4, 24. So left out is, इसको फ्रैक्शन में ही रहने देंगे हम लोग। पहले तो 10, 15 और 7, न्यूमरेटर में ये 3 बचा, डिनोमिनेटर में 25, 4 एंड 23 बचा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई और कर सकते हैं। यहां पे जाएगा 5, 3, 5, 5, 5, 4 जा 20, 20, ये पहले तो 5, 2, 2, 2, नीचे 2 बचेगा। तो अपना फ्रैक्शन बचा 21/46, 21/46। अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन ए इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, 21/46। सही है डियर स्टूडेंट्स। ये पूरा कैलकुलेशन है, ध्यान से समझने का कोशिश करो। टोटल 15 बॉयज 10 गर्ल्स है, 25 में से 3 का सिलेक्शन सैंपल स्पेस, उसमें से तुमको किसका कंडीशन चाहिए, 1 गर्ल 2 बॉय। सो गर्ल्स आर 10, उसमें से एक आनी चाहिए, 10C1। बॉयज है 15, उसमें से 2 आने चाहिए, 15C2। सो 10C1 इंटू 15C2, ये अपना इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस 25C3। इसको सॉल्व करते जाओ, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। आओ, two cards are drawn from a pack of 52 cards. The probability that one is a spade and other is a heart. One spade, other heart. 2 cards are drawn. Pack of 52 cards. तो पहले तो सैंपल स्पेस डिफाइन करो।
सैंपल स्पेस तुम्हारा हो गया 52 में से 2, 52C2, 2 कार्स आर ड्रॉन। अभी तुमको क्या चाहिए? तो तुमको चाहिए 1 स्पेड एंड 1 हार्ट, 1 स्पेड 1 हार्ट, 1 स्पेड एंड 1 हार्ट, 1 स्पेड 1 हार्ट। तो स्पेड है तुम्हारे पास 13, उसमें से एक आना चाहिए। हार्ट है तुम्हारे पास 13, उसमें से एक आना चाहिए। वैसे 52 में से कोई भी 2 आ सकता है, कोई भी 2 आ सकता है। 2 cards are drawn from a pack of 52 cards, 1 spade 1 heart, so it is 13 into 13 divided by 52 into 51 upon 2 into 1 upon 2 into 1, 13 1 13 4, 2 1 2 2, so that means we are left out with 13 divided by 102, 13 divided by 102. According to that, option D is the correct answer. Option D is the correct answer. C and D. Option D is the correct answer. 13 divided by 102. Clear है? आगे बढ़ते हैं. A problem is given to 5 students P, Q, R and P, Q, R, S, T. If the probability of solving the problem individually is this, ये पांचों पांच का solving का probability दे दिया है, ध्यान से. Then find the probability that the problem is solved. बढ़िया बढ़िया सब. चलो देखते हैं. 5 जन है, सबका प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग दिया है. मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग निकाल के रख देता हूं साथ में, कॉम्प्लीमेंट्री. P, Q, R, S, T, ये सब का सॉल्विंग का प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/3, 2/3, 1/2, 1/3, 2/3, 1/6, 1/6, ये सबका सॉल्विंग का प्रोबेबिलिटी दिया है. तो नॉट सॉल्विंग उसका कॉम्प्लीमेंट्री, अगर ये 1/2 तो ये भी 1/2, 1 माइनस, ये 1/3 तो ये 2/3, ये 2/3 तो ये 1/3, ये 1/6 तो ये 5/6, और ये भी 1/6 तो ये भी 5/6. ये नॉट सॉल्विंग का आ गया. अभी क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है प्रोबेबिलिटी, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए इररिस्पेक्टिव कितने भी लोग सॉल्व कर रहे हैं. एक ने सॉल्व किया तो भी चलेगा, 2 ने किया, 3 ने किया, 4 ने किया, या 5 ने कर दिया, चलेगा. प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए. मतलब क्या नहीं चलेगा? भाई किसी ने भी सॉल्व नहीं किया, ये नहीं चलेगा. तो क्या करना है? दिस इज प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन सॉल्व्स इट. At least one solves it, problem is solved, which is equal to 1 minus probability none solves it. कोई भी सॉल्व नहीं करेगा, ये नहीं चलेगा. This is 1 minus probability P dash intersection Q dash intersection R dash intersection S dash intersection T dash. कोई भी सॉल्व नहीं करेगा, ये नहीं चलेगा. नन ऑफ देम सॉल्विंग, नन सॉल्व्स इट. तो उसका प्रोबेबिलिटी भाई निकाल दो. अभी तुम्हारे पास जो प्रोबेबिलिटी बचा उसमें एटलीस्ट वन सॉल्व्स इट, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ P डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ Q डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R डैश into probability of S dash into probability of T dash. Events are independent. Intersection is product. This is equal to 1 minus P dash
Here not solving, ये सबके कॉम्प्लीमेंट्री है. नॉट सॉल्विंग 1/2 into 2/3 into 1/3 into 5/6 into 5/6. 1 में से सब्ट्रैक्ट. ये हो जाएगा, यहां से 2 and 2 गया, बराबर. बस और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो तुम्हारा आंसर जाएगा 1 minus 25/6 into 6. 3 3s are 9. 9 into 36. 324. 324. That gives us, cross multiply, 299 by 324. 299 by 324. डेसिमल पॉइंट में गया है तो डिवाइड करो. ये 299 डिवाइड 324 is 0.92. 0.92. According to that, 0.92 is the correct answer. 0.92. यहाँ पे nearest answer 0.93 है. That means option B is the correct answer. 0.93. Clear है guys? Well students, एक करेक्शन मुझे दिख रहा है. ओरिजिनल क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट का था उसके अंदर यहाँ पे ये 1/5 है. ओरिजिनल क्वेश्चन 1/5 है, तो फिर अपना आंसर स्लाइट चेंज हो जाएगा. जरा 1 मिनट रुक जाना. 1/5 है ये, तो यहाँ पे उसके हिसाब से मैं स्लाइट चेंज कर देता हूँ. ये हो जाएगा s का 1/5. अगर ये 1/5 है तो ये भी चेंज हो जाएगा. जरा चेंज करो मेरे साथ. ये हो जाएगा 4/5. वहाँ पे एक टाइपो एरर हो गया है. ये 1/6 प्रिंट हो गया है यहाँ पे, उसको 1/5 करो. ये 1/5 आप करेंगे तो ये 1/5 यहाँ पे, ये 4/5 हो जाएगा, बराबर. अभी ये 4/5 है, दैट मीन्स यहाँ पे 4/5 आएगा. यहाँ पे ये s डैश का 4/5 आ जाएगा. मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आपको ध्यान में रहेगा. ये 4/5, ये 4/5 के कारण ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये 5 और ये 5 भी कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे ये 2 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा. सो दैट मीन्स नाउ आवर आंसर विल चेंज. नाउ आवर आंसर विल चेंज. करेक्ट. वो एक करेक्शन टाइपो एरर हो गया है. सो नाउ इट इज 2 डिवाइड बाई 3 3s are 9 3s are 27. 27. So this is, clear? 2 divide 27 which is 0.07. इसको आप माइनस add 1. So 0.925, that means 0.93. Well dear students, आंसर अभी भी 0.93 ही है. काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि सर फिर भी आंसर तो वही आया, क्योंकि माइनर एरर हुआ ना. 1/5 1/6 एक दूसरे के नज़दीक ही है, तो अपना आंसर 0.92 आ रहा था. बट नाउ वी आर श्योर इट इज एग्जैक्ट 0.93. ठीक है. सो एनी ऑफ योर आंसर विल बी करेक्ट. In a leap year, what is the probability that there will be 53 Sundays? चलो पहले तो लीप ईयर आया. तो लीप ईयर आया मतलब तुम्हारे दिमाग में सीधा क्या क्या क्लिक हो जाना चाहिए. लीप ईयर आया मतलब 366 डेज. 366 डेज को तुम वीक्स में कन्वर्ट करो तो 52 वीक्स एंड 2 डेज आ गया. 366, 52 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 364 आएगा. तो 364 बचा हुआ 2 दिन है, रिमाइंडर इज 2 डेज. अभी ये जो 2 दिन है वो
कौन से हो सकते हैं सैंपल स्पेस, तो संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेनसडे हो सकता है, वेनसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, एंड सैटरडे संडे भी हो सकता है। ये बचा हुआ 2 दिन, उसमें से अपने को 53rd संडे चाहिए, तो तुम्हारा सैंपल स्पेस नंबर ऑफ एस इज 7। 53rd संडे, संडे आने का चांस, एक सैटरडे संडे आया तो संडे आ गया, या संडे मंडे आया तो भी संडे आ गया, सो 2 probability of A 2/7, 2/7, that means your required answer is D, 2/7. Clear है? Next, Poisson probability distribution is approximately applied in the height of the student in the university, the distribution of passing of the student in university examination, tossing of a coin 100 times, number of deaths by a rare disease. सी डियर स्टूडेंट्स, उसमें ऑप्शन सी और डी जो है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग क्यों है, क्योंकि काफी सारे बच्चे क्या देखेंगे कि 100 टाइम्स है, सो यहाँ पे एन इज लार्ज, और लार्ज एन है तो अपने को पॉइजन यूज करना चाहिए, लेकिन पॉइजन का 2 कंडीशन है, एन इज लार्ज एंड पी इज स्मॉल, पी इज स्मॉल, ये दोनों कंडीशन है। एंड टॉसिंग ऑफ ए कॉइन में जो भी सक्सेस का प्रोबेबिलिटी रहता है या फेलियर का प्रोबेबिलिटी रहता है वो स्मॉल नहीं रहता है, P टेंड्स टू 0 होना चाहिए, 0 के नजदीक। तो टॉसिंग ऑफ ए कॉइन 100 टाइम्स, n इज लार्ज, 100 इज लार्ज, बट इज P स्मॉल, तो आंसर है वहां पे क्वेश्चन मार्क। नाउ ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर कैसे है, बिकॉज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको और क्या कहा जाता है, द अदर नेम फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज distribution of rare events, distribution of rare events, and disease is not a common thing, disease is a rare thing, so number of deaths by a rare disease is a example of Poisson distribution. So distribution of rare events is another name for Poisson distribution, याद रखो, and due to this statement it is the example of Poisson. Clear है? If the point of inflection of a normal curve are 6 and 14, then the standard deviation of the distribution is, अभी ये बहुत ही सिंपल सम है, नॉर्मल कर्व का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या है, तो म्यू माइनस सिग्मा, म्यू प्लस सिग्मा, यहां पे क्या बोला है 6 and 14, तो म्यू माइनस सिग्मा इज 6, म्यू प्लस सिग्मा इज 14। साइमल्टेनियसली सॉल्व करो इसको, यहां से माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा गया, सो ट्वाइस म्यू इज इक्वल टू 20। यस डियर स्टूडेंट्स, म्यू इज इक्वल टू 10, लेकिन तुमको मीन पूछना नहीं है, मीन नहीं पूछा है, स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा है, तो मीन 10 या तो फर्स्ट में या तो सेकेंड में, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में मीन का वैल्यू 10 डाल दो। 10 माइनस सिग्मा इज 6, तो सिग्मा इज इक्वल टू 4, सिग्मा इज योर स्टैंडर्ड डिविएशन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सिग्मा इज योर स्टैंडर्ड डिविएशन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। What is the probability of making 3 correct guesses in 5 true false answer type question? 3 correct guesses. पहले तो true false type question. जब भी true false type question होएगा, that means probability of success and failure 50-50 हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिक हो जाएगा, ये पहले दिमाग में रखो। ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन मतलब या तो ट्रू या तो फॉल्स, 50-50% चांस है। उसमें तुमने टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे, 5,
उसमें से तुमको क्या चाहिए? 3 करेक्ट गेस। 3 करेक्ट गेस मतलब योर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सक्सेस x इज 3। 5 में से 3 करेक्ट आना चाहिए। तो यहां पे तुम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, बिकॉज n is small, this is small, n is small, so most appropriate is binomial distribution. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सिमेट्रिक का शॉर्टकट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, NCX p रेज टू n, खत्म। ये शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, हाफ रेज टू n, हाफ रेज टू n। ये हाफ रेज टू n क्यों? बिकॉज सिमेट्रिक है, इसके लिए ये शॉर्टकट यूज हो सकता है। दिस इज 5C3 हाफ रेज टू 5, 5C3 5 into 4 into 3 divide by 3 to 1 by 32, 1 by 32, 3 3 2 4 2 16, so 5 by 16 when you divide it 0.3125 आएगा। इसको डिवाइड किया 5 by 16 को 0.3125, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, if 5% of the families in a large population do not use gas as a fuel, what is the probability of selecting 10 families in a random sample of 100 families who do not use gas as a fuel? Random sample of 100 and 5%. 5% is low. Probability of success is low. Sample 100 is large. This is an indication you are supposed to use Poisson distribution. ये इंडिकेशन है तुमको पॉइजन यूज करना है। काफी सारे लोगों ने तो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि सर हमको पॉइजन यूज करना है, हमको पहले से मालूम है क्योंकि ये डेटा दिया गया है। करेक्ट, ठीक है, इवन दैट इज ओके। नाउ पॉइजन का पैरामीटर क्या है? सो m is equal to n into p. Mean is the parameter. N sample size is 100 and p is a 5%. 5% of 100 is 5. So your mean is 5. Mean is 5. Poisson parameter मिल गया 5. Now we are asked to find out selecting 10 families. 10. X is equal to 10. Selecting 10 families. It is e raised to minus m raised to x upon x factorial. सही, e raised to minus 5, 5 raised to 10 upon 10 factorial. यहां पे कैलकुलेशन थोड़ा ट्रिकी हो गया। दिस इज इक्वल टू 0.0067 e raised to minus 5 का तो वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में 0.0067। 5 raised to 10 अपने को तो निकालना पड़ेगा। 10 फैक्टोरियल तुमने परम्यूटेशन में ये बाय हार्ट किया रहेगा, नहीं किया है तो अभी कर लो। 10 फैक्टोरियल 3628800, 3628800, 10 फैक्टोरियल, see 8 factorial is 40,320 into 9, 3628880, ये 9 फैक्टोरियल हो गया, और इंटू 10 करेंगे तो 3628800, ये 10 फैक्टोरियल का वैल्यू आ गया। ठीक है, अभी अपने को क्या चाहिए? तो 5 रेज टू 10 चाहिए, तो 5 इंटू इक्वल टू किया तो ये स्क्वायर हो गया, और एक इक्वल टू किया ये क्यूब हो गया, रेज टू द पावर 3, 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये हो गया 5 रेज टू 10, ये वैल्यू आ गया 9765625, 9765625, ये पूरा वैल्यू आ गया। चलो ये कैलकुलेशन जो है ये खत्म करते हैं।
9765625 divide by 3628800 into 0.0067, that gives us 0.018. According to that, option C is the correct answer. Option C is the correct answer, 0.018. क्लियर है? कम ऑन बच्चा लोग, आ जाओ, अभी लास्ट 10 MCQ है. The correlation coefficient between x and y is 0.8. If we add a number, say 10, in the x variable and subtract 20 from y variable. पहले तो मुझे ये बताओ, adding 10 and subtracting 20, ये प्रोसेस को क्या बोलते क्या है? Adding 10, subtracting 20, ये प्रोसेस को क्या बोलते? यस, काफी लोग ने करेक्ट आंसर ऑलरेडी दे दिया है. आंसर है ओरिजिन, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. ये शिफ्ट ऑफ ओरिजिन है, एडिंग 10 सब्ट्रैक्टिंग 20. लेकिन कोरिलेशन क्या बोलता है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट. तुम शिफ्ट ऑफ ओरिजिन करो, चेंज ऑफ स्केल करो, मेरे वैल्यू पे फर्क पड़ता नहीं है. कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.8 है, नया वाला कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी 0.8 ही रहेगा, बिकॉज कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज नीदर अफेक्टेड बाय शिफ्ट ऑफ ओरिजिन नॉर अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल. दिमाग में रजिस्टर करो. यहां पे तो दोनों ऐड सब्ट्रैक्ट दिया है. सपोज मल्टीप्लाई डिवाइड दिया होता तो भी फर्क नहीं पड़ता. फर्क किस में पड़ेगा? समझो मैंने x को 5 से मल्टीप्लाई किया और y को -4 से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों का साइन अलग अलग हो गया. एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, एक नेगेटिव से, तो ही r का वैल्यू चेंज होगा नेगेटिव पॉजिटिव से. दैट्स इट. साइन चेंज होएगा, मैग्नीट्यूड फिर भी सेम. मतलब 0.8 आंसर है, और एक को मैंने पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया. मल्टीप्लाई या डिवाइड, मल्टीप्लाई या डिवाइड, एड सब्ट्रैक्ट का बात नहीं कर रहा हूं. तो फिर तुम्हारा आंसर -0.8 चला जाएगा. बाकी एड सब्ट्रैक्ट कुछ भी करो, आर चेंज नहीं होता. When both the regression coefficients are 0.7 and 0.8, then the correlation coefficient is, R ढूंढना है. रिग्रेशन कोएफिशिएंट दिया है, R is equal to अंडर रूट ऑफ bxy इंटू byx. मैं पॉजिटिव इसलिए यूज कर रहा हूं बिकॉज ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो R पॉजिटिव रहेगा. 0.7 इंटू 0.8, सो दैट गिव्स अस अंडर रूट ऑफ 0.56. इसका रूट निकालना पड़ेगा. 0.56 का रूट 74875. So 0.75 is the correct answer. 0.75 सही है. आ जाओ. For 9 college students group, the sum of squares of difference in rank for history and Hindi marks are found to be 62. What is the value of rank correlation coefficient? Easy, बहुत ही easy sum. 9 students, sum of squares of difference is in rank, difference is in rank, इसका वैल्यू दिया है 62. R ढूंढना है. चलो भाई, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बाय स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन फॉर्मूला 1 minus 6 into summation d square by n square minus 1, n square minus 1. This is 1 minus 6 into d square is 62, एंड यहाँ पे मैं डायरेक्टली 720 लिखता हूँ. कोई मुझे समझाएगा ये डायरेक्टली 720 किधर से आया? बिकॉज n इज इक्वल टू 9. आपको एक शॉर्टकट दिया था कि n स्क्वायर माइनस 1 504 हो सकता है. n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1, या तो 504, या तो 720, या तो 990. 504 कभी होगा जब n 8 होगा, 9
720 कभी होएगा जब n 9 होगा और जब n 10 होएगा। ये तीन चीज जो है आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू बाय हार्ट, इससे थोड़ा अपना टाइम जो है सेव हो जाएगा। यहाँ पे फिलहाल n 9 दिया हुआ है, मतलब मैंने इसका डायरेक्ट वैल्यू डाल दिया। सर एग्जाम में मुझे याद नहीं रहा तो तुम n का वैल्यू 9 डाल के करना। 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 1 गया 80, 80 इंटू 9 720, तो भी काम होएगा, लेकिन ये थोड़ा जल्दी है। चलो ये सीधा मैं सॉल्व करता हूं। 1 m प्लस 6 इंटू 62 डिवाइड 720 m माइनस MRC 0.483, 0.483 is your answer, 0.483. Well dear students, option B is the correct answer, 0.48. आ जाओ। If R is 0.7, coefficient of non-determination का बात हो रहा है, R is 0.7, coefficient of non-determination is 1 minus R square, सही, which is 1 minus 0.7 का स्क्वायर, 1 minus 0.7 का स्क्वायर, that is 1 minus 0.49, that gives us 0.51, 51% या 0.51. Option B is the correct answer, coefficient of non-determination. बहुत easy, बढ़िया। आ जाओ। Given x is equal to 2y plus 4, y is equal to kx plus 6 are the two lines of regression x on y and y on x. ठीक है, ये दे दिया specifically. If the value of correlation coefficient r is 0.5, then the value of k is, r का वैल्यू दे दिया है, k का वैल्यू ढूंढना है। ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया। वहां पे दो इंफॉर्मेशन दे दी है, रिग्रेशन लाइन x on y, regression line y on x, x on y, y on x, ये दे दिया। x is equal to 2y plus 4, x is 2y plus 4 and y is equal to kx plus 6, kx plus 6, ठीक है। सिंस ये x on y है, सिंस ये लाइन x on y है, तो हमने x को आइसोलेट किया, y का जो भी कोएफिशिएंट है ये बना तुम्हारा bxy2, एंड यहां पे ये y on x है तो y को आइसोलेट किया, x का जो भी कोएफिशिएंट बना वो byx की। सम में इंफॉर्मेशन क्या दे दिया है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट r is 0.5, so r is अंडर रूट ऑफ bxy इंटू byx, या तो फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि r स्क्वायर इज bxy इंटू byx, r स्क्वायर इज 0.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू k, सो k इज इक्वल टू 0.25, 0.5 का स्क्वायर 0.25 डिवाइड बाई 2, k is equal to 0.125, k का वैल्यू 0.125, that is 1 by 8, 1 by 8, 1 डिवाइड बाई 8 करेंगे आपका 1 डिवाइड 8 is 0.125, so 1 by 8 is the most appropriate answer. ये तुम ऐसे भी लिख सकता है कि k is equal to 25 अपॉन 200 कर दो, तो ये 1 जा ये 8 जा, ये तुम्हारा परफेक्ट आंसर बैठ गया। क्लियर बच्चा? चलो आ जाओ। नाउ समेशन pn qn 249
P0 Q0 150, PN Q0 145, Pasche's इंडेक्स नंबर 150, फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर ढूंढना है, फिशर्स ढूंढना है। फिशर्स के लिए तो लेस्पियर्स भी चाहिए ना, लास्पियर्स एंड पाशेस दोनों मिलके फिशर्स बताएगा। तो पहले एक काम करते, लास्पियर्स इंडेक्स ढूंढ लेते। लास्पियर्स प्राइस इंडेक्स इज P1 Q0 P0 Q0 इंटू 100। फिलहाल ये क्वेश्चन में वन की जगह पे इधर n यूज किया है, n, तो हम भी n यूज करेंगे, ठीक है। PN Q0 ये वैल्यू 145 दिया है, P0 Q0 150 दिया है, ठीक है। सो 145 अपॉन 150 इंटू 100 ये तुमको लास्पियस देगा 145 into 100 divided by 150 that gives us 96.67। ये आया 96.67। ये तो लास्पियस है। रुको अपने को ढूंढना है फिशर्स। फिशर्स इज अंडर रूट ऑफ लास्पियस इनटू पाशेस। लास्पियस का 96.67 अभी हमने ऊपर डिराइव किया, और पाशेस का वैल्यू क्वेश्चन में पाशेस इंडेक्स नंबर 150 है, ये ऑलरेडी दे दिया है। पाशेस इज 150, ठीक है। सो दिस इज 150। नाउ ये दोनों को मल्टीप्लाई इनटू 150 और इसका रूट 120.41, 120.42 भी कर सकते हैं, 120.42। वेल डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दैट मोस्ट नियरेस्ट आंसर है वो सी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे सम में डियर स्टूडेंट्स आप लोग को नियरेस्ट आंसर ही लेना पड़ेगा, बिकॉज एग्जैक्ट कभी कभी टैली नहीं होता है, राइट। यहाँ पे शायद ये भी हो सकता है कि इंस्टीट्यूट का कुछ एरर हो गया हो और इंस्टीट्यूट ने 4-2 की जगह पे 6-2 प्रिंट कर दिया, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। पर फिर भी नियरेस्ट ऑप्शन यही बैठता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ। 97। From the following data, find out the index number for 2022, taking 2021 as the base using simple aggregative method. Simple aggregative method use करना है। Simple aggregative method है तो ये तुमको बेस ईयर लेना है P0, ये तुमको करंट ईयर लेना है P1, दोनों का टोटल यहाँ पे, ये तीनों का टोटल निकालो, ये तीनों का टोटल निकालो। चलो सबसे पहले वो काम कर लो। 80 प्लस 220 प्लस 300 600, बेस ईयर का टोटल 600 आ रहा है, ठीक है। करंट ईयर 120 प्लस 200 प्लस 400 720, ठीक है। चलो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। Price index is summation of P1 upon summation of P0 into 100. That goes as 720 divide by 600 into 100. यहां से 2 0 गया, इधर से भी 2 0 गया, so 720 divide 6. Yes, it is 120. 6 12s are 72. 120. According to that, option B is the correct answer. Simple aggregative method. From the following chain-based index number based on 2015, find out chain-based index number for the year
2022 by shifting the base to 2000, shifting the base to 2019. अभी अपने को सब ईयर का ढूंढने को नहीं बोला है डियर स्टूडेंट्स, अपने को खाली बोला गया है 2022 का शिफ्टिंग द बेस टू 2019. तो याद करते हैं फॉर्मूला पहले. शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स, shifted price index is equal to original price index divided by price index of the year on which it has to be shifted into 100. Original price index upon price index of the year on which it has to be shifted into 100. Now 22 का 2022 का ओरिजिनल कितना है? तो ओरिजिनल है 150. इट हैज टू बी शिफ्टेड टू 2019. उसका प्राइस इंडेक्स क्या है? 120. टू बी शिफ्टेड into 100 into 100. That gives us 150 divide 120 into 100, 125. So shifted price index of 2022 will be 125. 125. Clear? The price of a commodity in the year 2015 and 2020 were 50 and 60 respectively. The price relative of 2015 on 2020 is, ठीक है. सी यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, 2015 on 2020. समझो 2015 का प्राइस, ये बेस ईयर है, इसका प्राइस ये जो है ये बेस ईयर है और ये करंट ईयर है, बराबर. सो 2015 का जो प्राइस है 50 रुपीज, उसको P0 एंड 2020 का है उसको P1. सो इधर क्या पूछा है? प्राइस रिलेटिव 2015 ऑन 2020, इसका बात हो रहा है. सो दैट मीन्स इट इज इनडायरेक्टली 0 on 1, 0 on 1, 0 on 1. तो फिर इसका प्राइस इंडेक्स जो है, प्राइस इंडेक्स जो है 0 on 1 जो है उसको ऐसे लिखा जाएगा 10. जनरली हम लोग दिस इज 0 on 1, दिस इज 0 on 1 विच इज इक्वल टू P0 upon P1 into 100. It is 0 on 1, 0 on 1. 2015 on 2020 बोला है, ये ध्यान देना है. So this will be 50 divide by 60 into 100, 0 on 1. बढ़िया सम. 50 divide 60 into 100. Yes, this is 83.33. 83.33. According to that, option C is the correct answer. It is 2015 on 20 बोला है, 15 on 20. P0 upon P1 उल्टा जाएगा यहाँ पे. आ जाओ लास्ट MCQ पे गाइस. चेन इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे तुमको फॉर्मूला बराबर याद होना चाहिए, लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर, chain index of a previous year upon 100. Option C is the correct answer. Link relative of the current year, chain index of the previous year. यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये दोनों गलत है. यहाँ पे ये करेक्ट है लेकिन ये गलत है, यहाँ पे ये गलत है, ये करेक्ट है. So option C is the correct answer. Option C is the correct answer. Link relative of the current year, chain index of the previous year upon 100. ठीक है guys, here we have practiced all 40 MCQs जो अभी के एग्जाम में
आपका जो लास्ट एग्जाम हुआ उसमें ये सारे एमसीक्यूज पूछे गए थे। आई होप आपको ये सारे एमसीक्यूज प्रॉपरली समझे होंगे। जस्ट प्रैक्टिस, सी द वीडियो, आराम से एक नॉर्मल स्पीड पे इसको प्रॉपरली सुनो तो आपका अच्छी तरह ये 40 के 40 एमसीक्यू हो जाएंगे। ठीक है, टिल देन प्रोफेसर हेमल दफ्तरी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।